लखीमपुर खीरी में दलित बहनों के साथ हुई बर्बरता के कारण उत्तर प्रदेश ही नहीं देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार शाम लखीमपुर खीरी जिले के निघासन क्षेत्र में घर के सामने से 3 लड़के दलित परिवार से आने वाली 15 और 17 साल की सगी बहनों को उठा ले गए। उस वक्त उस मां को भी एहसास नहीं था कि वो अपनी बच्चियों को आखिरी बार जिंदा देख रही है। बच्चियों की तलाश में परिवार और ग्रामीण जुटे रहे और कुछ ही दूरी पर गन्ने के खेत में पेड़ से दोनों बहनों का शव लटकता हुआ पाया गया। आरोपियों ने पहले दोनों बहनों से दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर दोनों की हत्या कर दी, लेकिन आरोपियों का मन इतने में भी नहीं माना और शव को पेड़ पर लटकाकर फरार हो गए। दलित बहनों के साथ हुई बर्बरता के कारण क्षेत्र में तनाव बढ़ता चला गया। देर रात हालात काबू से बाहर हो गए। ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात काफी बिगड़ चुके थे। हालात संभालने आईजी लक्ष्मी सिंह को मौके पर पहुंचना पड़ा। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। रात भर पुलिस ने गांव में कैंप लगाया और हालात संभालने के प्रयास किए, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने स्थिति स्पष्ट की। जुनैद, दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी। उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद जी ने जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है, आपकी जो इच्छा होगी। तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल है और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। अपराध में शामिल सभी 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें से फरार चल रहा आरोपी जुनैद, जिसने भागने की कोशिश की, जिसे पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी। 6 आरोपियों की पहचान छोटू, जुनैद, सोहेल, हाफिजुल, करीमुद्दीन और आरिफ के रूप में हुई है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि दोनों लड़कियों के साथ सोहेल और जुनैद ने रेप किया। बाद में पेड़ से लटकाने में जुनैद और सोहेल का साथ हाफिजुल, आरिफ और करीमुद्दीन ने दिया। पुलिस के अनुसार लड़कियों को इन आरोपियों से मिलवाने वाले छोटू गौतम को छोड़कर सभी आरोपी लखीमपुर खीरी के लालपुर गांव के रहने वाले थे। छोटू गौतम ही पीड़िता का पड़ोसी था, जिसने दोनों लड़कियों को आरोपियों से मिलवाया था। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहाँ कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें एक अभियुक्त घायल भी हुआ है पुलिस कार्रवाई में। इस संबंध में पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। शव परिवारजनों को सौंपा जा चुका है, जो कि अपने रीति रिवाज से इस शव का अंतिम संस्कार करे। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की, और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा।
पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयां देता हूं और कहता हूं पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। लखीमपुर की घटना बहुत ही निंदनीय है। अब आप सोचिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। दिन के उजाले में 2 गरीब दलित बेटियों को अगवा कर लिया जाता है, फिर उनको मार दिया जाता है। और पुलिस क्या कर रही है? पुलिस का व्यवहार देख लीजिए, जिले के कप्तान का व्यवहार देख लीजिए। परिवार को बिना कॉन्फिडेंस में लिए, बिना पंचनामा किए आप पोस्टमार्टम करा देते हैं। ये लखीमपुर की घटना हाथरस की घटना की पुनरावृत्ति है। फिर से लखीमपुर की घटना ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दलितों के प्रति किस तरीके की नफरती सोच और नियत रखता है। लगातार प्रदेश में भाजपा सरकार बनने के बाद घटनाएं बढ़ती चली जा रही। उम्भा में भयानक नरसंहार हुआ अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ। उसके बाद हाथरस में वही पुनरावृत्ति हुई। बुलंदशहर में भी उसी तरीके से घटना को दोहराया गया। आखिर क्यों? मुख्यमंत्री जी, क्या दलित समाज को प्रदेश में रहने का अधिकार नहीं है? क्या दलित समाज इस देश के नागरिक नहीं है? उनके लगातार अधिकारों का हनन, बलात्कारियों और हत्यारों का संरक्षण यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति कितनी नफरत रखती है। लखीमपुर खीरी में दलित बच्चों से हुआ जघन्य अपराध हमारे समाज पर एक काला बदनुमा धब्बा है। दलितों के उद्धार की बात तमाम राजनीतिक दल करते हैं। चुनाव के समय सबसे ज्यादा इसी वर्ग का ख्याल रखा जाता है, लेकिन यूपी, राजस्थान हो, पंजाब हो या गुजरात, दलित आज भी शोषित किए जा रहे हैं। आपने अक्सर चुनाव के समय देखा होगा, अलग अलग पार्टियों के बड़े बड़े नेता दलितों के घर जाकर खाना खाते हैं। भारतीय राजनीति में नेता की उदारता का ये बड़ा दिलचस्प पैमाना है। जहां दलित की थाली में खाकर नेताजी अपना मान बढ़ाते हैं, दलित अपनी दरिद्रता में अपने गर्व को तलाश रहा होता है। वो राजनीति में अपने प्रतिनिधियों की लड़ाई अखूई लड़ता है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा, सामाजिक समानता इन मुद्दों में नजर नहीं आता। उत्तर प्रदेश में सरकार चाहे बसपा की रही हो या सपा की या अब भारतीय जनता पार्टी की, दलितों से अपराध में कोई फर्क देखने को नहीं मिला। वह दूसरी तरफ दलित समुदाय आज भी अपने मूल मुद्दों से भटककर अपनी समस्या को छोड़ दलगत राजनीति में उलझकर रह जाता है। बस वो जागता है जब कोई लखीमपुर जैसी घटना हो जाती है। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित त्रिपाठी, बसपा बीजेपी प्रवक्ता, वही मनोज यादव प्रवक्ता है, सपा से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हाफिज नेमार भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अमित जी, आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। ये जो घटना हुई है, जाहिर तौर पर प्रशासन ने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उचित कार्रवाई वो की गई है, लेकिन मूल कारण क्या है? लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आखिर हम उस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ, घटना दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि सरकार ने जो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी वो करने का काम किया है। आरोपियों को 24 घंटे के अंदर जेल में भेजने का काम किया है। आप भी जानते हैं कि त्वरित कार्रवाई करने के बाद उन एक आरोपी जो भाग रहा था उसको एनकाउंटर करके उसके पैर पे गोली भी लगी है, उसको भी पकड़ने का काम किया। हमने किसी को संरक्षण देने का काम नहीं किया है। और मैं फिर कहता हूं, पूरी सरकार उस पीड़ित परिवार के साथ है। और जो ये घटना घटी, आरोपियों को पूरी जो माननीय दिनेश पाठक कोर्ट में ले जाके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। संवेदनशीलता के साथ जो भी विषय आएंगे उन पर सरकार काम कर रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके उन्नाव और उसके बाद अब लखीमपुर और इससे पहले बदायूं में भी घटना हुई, ये सारी लगातार घटनाएं सिलसिलेवार तरीके से हो रही है और सभी में कार्रवाई की है सरकार ने। हाथरस में कई सवाल उठे थे, लेकिन सभी में सरकार ने कार्रवाई की। सवाल ये है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इसके मूल तत्व तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? गांव बिहड़ों में जिस तरह से जघन्य अपराध हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस का डंडा शहरी क्षेत्रों में चल रहा है, माफियाओं पर चल रहा है, बुलडोजर चला रहे हैं, आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं।
लेकिन दलितों से जो अपराध हो रहे हैं उसमें मुझे बुलाने से क्या फायदा है? सबसे पहले मैं कहने देना चाहता हूं आपसे कि आरोपी कोई भी हो, गांव का हो, शहर का हो, ऐसा नहीं है कि कहीं शहर में ही कार्रवाई हो गई है। आरोपी जो गांव में है, जो मऊ है, जिस तरीके से रामपुर है, ऐसे जगह पर भी अपराधी हैं जो पिछली सरकारों में तो दंड नहीं पा पाए थे, लेकिन इस सरकार में उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, बुलडोजर चलने का काम करा। और सबसे बड़ी चीज है जो संरक्षण दिया जाता था आरोपियों को, वो देना बंद हो चुका है इस सरकार में। इतनी कोई हिम्मत भी कहाँ से आ जाती है कि कोई सरेआम भी नेता हो इतनी हिम्मत कभी कहाँ से आ भी जाती है किसी कि आरोपी को सरेआम संरक्षण अपहरण देने के करते लिए हैं, आगे नहीं आता दुष्कर्म है के बाद और हत्या कर देते हैं। आरोपियों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो गई है। ये जरूर एक सामाजिक विषय है, क्योंकि इसमें समाज को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये एक व्यक्तिगत बातें हैं, क्योंकि अगर रेप जैसी घटनाएं होती हैं, इस तरीके के जनत अपराध होते हैं, तो उसमें समाज की भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी आगे आके सरकार के साथ मिलकर ही हम इस लड़ाई को। मनोज यादव जी। देखिए, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस सरकार के सामने कोई ऐसा उदाहरण अब रखने की आवश्यकता रह नहीं गई है, क्योंकि सरकार ने अपने आंख कान नाक सब बंद कर लिए हैं। निर्भया जब केस हुआ था दिल्ली में और यूपीए की सरकार थी, किस तरीके से वो तमाम सारे लोगों को फांसी के तख्ते तक ले जाया गया, उस रेप और हत्या के इन मामलात को एक नए कानून के तहत मजबूत किया गया और लोगों की रूह तक कांपी। लेकिन हुआ जस्ट अपोजिट। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि जो एक घटना गुजरात की हुई कि वहां जो रेपिस्ट थे, 13 रेपिस्ट और हत्यारों को गुजरात की सरकार ने माफी दे दी। जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट तक सजा मिलती गई, उन लोगों को गुजरात की भाजपा की सरकार ने माफी दिला दी। तो एक बात है, फूल माला पहनाई गई, उनको सम्मानित किया गया, तो ये मैसेज देने का काम बीजेपी की सरकार ने किया और लोग अपराधियों के अंदर ये भरने का काम किया कि आप चाहें तो अपराध कर सकते हैं, कोई सरकार, कोई नेता, कोई विचारधारा आपको बचा लेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार मजबूती से रेपिस्ट के खिलाफ या गरीबों, मजलूमों, दलितों, पिछड़ों, मजदूरों, उनके खिलाफ कोई ऐसी चीज लड़ने में कामयाब रही हो। जी। आपकी सरकार में भी हालात ऐसे ही थे। इनफैक्ट अखिलेश यादव जी के क्षेत्र में इटावा में जब बाप बेटे को कुचल दिया गया ट्रैक्टर से, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? 2012 की ये घटना है, अंतरजातीय विवाह के चलते ये घटना हुई थी और ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जहां पर कई ऐसे क्षेत्रों में दलितों को मंदिर जाने से रोक दिया। क्या भाई अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। आपका सवाल हो गया और हम उसका 100% का जवाब दे रहे हैं। अगर हमारी सरकार के दौरान के केसेस गिनाने से इस सरकार को मजबूती मिलती हो, अपराध रुकता हो, तो मेरे भाई एक ना गिनाओ, 5 साल के केस गिना डालो और आज अपराध मुक्त करा दो। मैं हाथ जोड़ के निवेदन आपके चैनल से कर रहा हूं। आप हमारी सरकार की 100 कमियां, 6 साल हो गए हमारी सरकार को गए, वही वाला। ये तो मतलब एक मैं आपकी सरकार की कमियां नहीं गिना रहा हूं, लेकिन जब आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं और मौजूदा सरकार को निष्क्रिय कह रहे हैं, तो जब आपके पास सत्ता थी तो आपने उस तब की समस्या को लेकर कुछ नहीं किया। आपसे मैं अनुरोध करूंगा, अगर सरकार यहां भी अपराधियों को चाहे तो फूलमाला पहनाए। मैं यही आप सुनना चाहते हैं क्या? क्या अपराधियों को फूलमाला पहनाए, रेपिस्ट को बचाए? यही आप अगर सुनना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी विपक्ष में रहते हुए बिल्कुल चुप हो जाएगी। अमित जी, यूपी में तो कार्रवाई हुई, आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया गया, लेकिन जिस तरह से फूलमाला पहनाई गई गुजरात में उन 11 अपराधियों को जब उन्हें छोड़ा गया, क्या एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर समाज के लिए? वहां चले जाओ। अमित जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, देखिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कार्रवाई पिछली सरकारों में होती नहीं थी, इस सरकार में कार्रवाई हो गई है। और सबसे बड़ी चीज है कि एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, पिछली बार से अब लगातार अपराधों में कमी आ गई है। और उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य बन गया जहां सांप्रदायिक दंगे जो शून्य की तरह हो गए, पूरी तरीके से खत्म हो गए। ये पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में। और जो हम लोगों को बता रहे माला पहना के सम्मानित करने का काम, अरे उनको किस मुंह से कह रहे, उनको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके से मुजफ्फरनगर दंगों को, आरोपियों को अखिलेश यादव जी ने चार्टर्ड प्लेन से बुलाकर कालिदास मार्ग पर सम्मानित करने का काम किया था।
किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने रेप के आरोपी मंत्री गायत्री प्रजापति के लिए चुनाव प्रचार करने का काम किया था, किस तरीके से अखिलेश के राज में मुख्यमंत्री आवास के पीछे एक छात्रा से रेप हो जाता है और अखिलेश यादव की सरकार में खुलासे नहीं हो पाते थे। इनके राज्य में किस तरीके से दलितों के घरों को उजाड़ा गया, किस तरीके से आग लगाई गई, आज किस तरीके से अपराधियों ने दलितों के घरों पे कब्जे किए। आज हमारी सरकार है कि उन कब्जों को हटवाकर दलितों को उनको सम्मान दिलाने का काम कर रही है, दलितों के उनके घरों को वापस दिलाने का काम कर रही है, दलितों के लिए जो योजनाएं हैं उनको धरातल पे उतार कर दलितों तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये एक जातिवादी लोग, एक जाति की पार्टी के लोग हमें कानून समझाएंगे। जिन्होंने 20 साल शासन किया उन्होंने कोई न्याय नहीं दिला पाए लोगों को, वो आज हम पर सवाल उठा गए। चलिए मनोज जी, देखिए उत्तर प्रदेश की जनता योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास करती है, योगी आदित्यनाथ जी की कानून व्यवस्था पे उसके चर्चा पूरे देश में, इनके सर्टिफिकेट की हमको जरूरत नहीं है। अमित जी जवाब तो दे दीजिए, आपने आरोप लगाया मुजफ्फरनगर के मामले को लेकर, मनोज जी जवाब दीजिए। बीजेपी के नेता की बात को अगर मैं समझूं तो मुझे यह समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश हम कुछ ना बोलें, यहां डकैती हो, भ्रष्टाचार हो, हम कुछ ना बोले। अगर ये बीजेपी के नेता चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ नशा वसा करके बैठे हैं टीवी चैनल पे। विपक्ष के लिए अपने दायित्व जनता ने विपक्ष को भी चुनौती देता हूं, अपने आगे आंकड़े उठा लीजिए, मैं आपको आंकड़े देता हूं। अगर इन गरीब परिवार की महिलाओं को वापसी मिल जाए, उन माँ बाप को अगर अपने बच्चों की जान वापस मिल जाए तो हम शांत हो जाएंगे, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन क्या इन गरीबों की जान वापस आ जाएगी? इस तरीके से आपके नेता ब्राह्मणों के लिए कहते थे कि कांगा नाग और ब्राह्मण अगर दिख जाए तो पहले ब्राह्मणों को मारो, ये सोच थी। आप जातिवादी लोग सिर्फ एक जात और एक समुदाय के लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हर समुदाय हर जाति के लिए काम कर रही है। आप लोग घबरा गए, आपके पास मुद्दे नहीं है, इसलिए आप भयभीत हो चुके हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पे दोषारोपण मत कीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश की जनता और देश की जनता यकीन करती है। मनोज जी, मैं जवाब देना चाहूँ। अरे बस हो गया अब मैं बता रहा हूँ। चलिए मैं हाफिज जी से बात करना चाहूंगा। मैं एक लाइन बोल दूं मनोज जी जल्दी से खत्म कीजिए, हाफिज जी भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से खत्म कीजिए। मैं एक लाइन बोल दूं जी, मैं एक लाइन बोल दे रहा हूं। मैं इस सारी उत्तर प्रदेश की घटना का जिम्मेदार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मानता हूं, और मैं आपके चैनल से मांग करता हूं कि वहां की सरकारें इस घटना पे त्वरित कार्रवाई करें। धन्यवाद। हाफिज जी चाहते हैं पाकिस्तान के, तो आप चाहते हैं, आप किस तरीके से पाकिस्तान का विरोध करने लगे? चलिए हाफिज जी के पास चला जाऊंगा, उनसे बात करेंगे। जो घटना हुई है और उसमें जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, अलग अलग लोग इस घटना को और उनके आरोपियों को अलग अलग चश्मे से देखना चाह रहे हैं, कोई धर्म के चश्मे से, कोई जाति के चश्मे से। जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हाफिज जी? यहाँ तो भाई समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा हो रहा है। मामला बहुत ही अहम है और लाइन ऑर्डर का मामला है। उत्तर प्रदेश के हालात सबके सामने हैं। हुकूमत हिंदू मुसलमानों में नफरतें करवाने में लगी हुई है। हुकूमत एक साजिश के तहत ये चाहती है कि हिंदू मुसलमानों में नफरतें हों। बस एक आपके बैक से आवाज आ रही है, इसी वजह से मैं सही बोल नहीं पा रहा हूं। जिस तरह से युवाओं में बर्बरता देखने को मिल रही है, कुछ तो कारण होगा, कहीं तो हम नाकाम हो रहे हैं। आप बताइए। एक तो बैक से आवाज इतनी आ रही है कि मैं बोल नहीं पा रहा हूं। बैक की आवाज सही। सख्त कानून बने। पता नहीं न जाने कितने कानून सदन में बन रहे हैं, कितने कानून का संशोधन हो रहा है, कितने कानून बदले जा रहे हैं। आखिर बलात्कारियों पर रहम क्यों किया जा रहा है? जालिम पर रहम करना मजलूमों पर जुल्म करने जैसा है। ये क्यों नहीं समझ रही सरकार? अमित जी, क्या दलितों के साथ सबसे ज्यादा सरकार को चाहिए ऐसे में? देखिए, दलित ही नहीं, दलित, मुसलमान, पिछड़ा, ये सब इस टाइम पिस रहा है। सरकार पीस रही है, सरकार के निशाने पर है। सरकार चाहती है सिर्फ लड़ाना,
अमित भाई को मैं सुन रहा था। अमित भाई की इतनी तेजी, ऐसा लग रहा था कि अमित भाई से झेल ही नहीं जा रही है। अमित भाई सत्ता आती है चली जाती है, प्यार मोहब्बत बाकी रहता है। आप भाई है, हम लोग देशवासी है। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जरूर है, लेकिन देश के नागरिक हैं। आप बात प्यार से कीजिए, मोहब्बत से कीजिए आप। चलिए अमित जी, बात वही है कि क्या दलितों को इसलिए टारगेट किया जा रहा है आज भी और इनके साथ इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं क्योंकि समाज का ये तबका सबसे कमजोर तबका है? बिल्कुल। देखिए अभिषेक भाई, मैं अभी हाफिज नूर जी की बात सुन रहा था। इन्होंने कहा दलितों को तो छोड़िए, पहले मुसलमानों पे मैं बहुत अत्याचार भाजपा सरकार में हो गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देश आजाद हुए 75 वर्ष हो गए, आज पूछिए ये जो मुसलमान के ठेकेदार बने बैठे हैं, जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझते थे, आज मुसलमान की स्थिति क्या है? मुसलमान आज भी वैसे ही है, आज भी गरीब है, पंचर बना रहा है। आज भी इन लोगों ने केवल उसको वोट बैंक के तौर पर यूज करने का काम किया है। कभी भी उसको अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार से जोड़ने के लिए इन लोगों ने कदम नहीं उठाया। मुसलमानों ने हमेशा सदैव समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट देने का काम किया, लेकिन आज मुसलमानों की स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है। आज जब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ खींच रहा है तो ऐसे लोग, आज ये जो घटना हुई है लखीमपुर में, उसमें भी 5 उसी समुदाय से आने वाले लोग हैं। देखिए सवाल यही है कि हमारे नौजवान इस तरह के जघन्य अपराध क्यों कर रहे हैं? सर कह रहे हैं कि मुसलमानों ये भी तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं कि आपने भला किया है तो आज इस तरह के हालात क्यों हैं? हम लॉ एंड ऑर्डर पे बात कर रहे हैं, हम अपराध पे बात कर रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता वोट पे बात कर रहे हैं। अभिषेक भाई, आपसे माफ उम्मीद नहीं थी। देखिए जब मुसलमानों की बात हुई, देखिए ठेकेदार के दर्द हुआ पेट में। देखिए जब मुसलमानों के हित की बात हुई, हमें शर्म आती है नहीं, ये मुद्दा है जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर है। दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, विकास के लिए कार्य कर रही है। बहनों की हत्या के बारे में डिबेट कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के वोट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे कहीं ना कहीं घबरा गए। आज अपराधियों पर कार्रवाई हो गई, आज अतीक अहमद मुख्तार जैसे अपराधियों पर कार्रवाई हो गई है, तो ये लोगों को कहीं ना कहीं पेट में दर्द होना लाजमी है। आज कोई भी उत्तर प्रदेश में अपराधी किसी भी नेता के संरक्षण में नहीं है। आज आरोपी अगर किसी भी तरीके का अपराध करता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करने का काम बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। अभी भी वहाँ के लोग बेहद परेशान हैं और इस तरह की स्थिति है बहुत ही तनावपूर्ण है। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धियां रही है। आप बुला रहे हैं, हम लोगों को क्यों बुलाते हैं? उन्हीं को आप बोल रहे थे, हम लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं थी। जी हाफिज जी आप अपनी बात रखिए। नहीं आप नहीं करेंगे भाई साहब। आप क्या है, आपकी स्थिति क्या है वो हम भी जानते हैं। आप क्या है, आप व्यक्तिगत अगर होंगे तो अपनी स्थिति आप खुद भी जानते होंगे। आप क्या है, पर बात रखिए, एक दूसरे पर कमेंट मत कीजिए प्लीज। आपको बात करने का सलीका तक नहीं आ रहा। आपके अंदर है, आपके अंदर मुद्दे पर बात कीजिए अमित जी। हाफिज जी आप एक दूसरे पर टिप्पणी मत कीजिए, समय बहुत सीमित है। हाफिज जी आप मुद्दे पर अपनी बात रखिए, आप अमित जी को छोड़िए, अपनी बात रखिए। अमित जी नहीं, ये कोई तरीका नहीं होता बात करने का। अमित जी बात कर रहा है हाफिज जी, एक बहुत ही हाफिज जी अमित जी बहुत संवेदनशील मुद्दे पर बात हो रही है, ये कोई तरीका नहीं होता। बात करिए, बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से मिलेगा। नहीं अमित जी हाफिज जी अपनी बात रखिए। अमित जी देखिए आपको पर्याप्त समय दिया गया बोलने का। हाफिज जी आपका समय, आप बोलिए। बिल्कुल गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। आप अभिषेक भाई सुन लें इस बात को। नहीं तो जाहिलियत से करिए, तरीके से बात करें, जाहिलियत करेंगे, उससे ज्यादा जाहिलियत मिलेगी। मौलाना अब्दुल हाफिज जी उनका जवाब मत दीजिए, जो मुद्दा है उस पर अपनी बात रखिए आप। देखिए बदतमीजी करेंगे, बदतमीजी से जवाब मिलेगा इनको बोलने दीजिए, आपको समझ दिया गया था बोलने। चैनल पे अनपढ़ जो मदरसे में पढ़े हुए, अवैध मदरसे के पढ़े हुए हैं सब, वही दर्द है लोगों के। इसको आप देखो, इस हदीस की खबासत देखो आप। इसको बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे बदतमीजी। चलिए मैं मनोज जी से ही सवाल कर लेता हूँ। मुझे लगता है अमित जी और हाफिज जी को बात करने में कोई ज्यादा दिलचस्पी है नहीं। मनोज जी मैं आपसे सवाल लूंगा। आज हम जिस तरह के हालात देख रहे हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि हमने माफिया पर नियंत्रण पाया है, हमने कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है, दूसरे सरकार से बेहतर काम किया है,
लेकिन हम जिस तरह के हालात आज दलितों के देख रहे हैं समाज के अंदर, एक हीन भावना है उनके अंदर, और ये एक बड़ी समस्या भी है। लेकिन जो भी सरकार रही वो उस हीन भावना को दूर नहीं कर पाई, उन्हें सशक्त नहीं कर पाई। आज यही कारण है कि कोई भी उनके साथ इस तरह की बर्बर घटनाएं जो हो रही हैं, उसके पीछे ये भी एक बड़ा कारण है कि जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें बदलाव लाने में चाहे मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार रही हो, वो सफल नहीं रही। देखिए, मैं एक बात कहता हूं कि जो पूर्व की सरकारें थी उनको अब छोड़ दीजिए, वो बहुत गर्त में जा चुकी हैं, इसलिए उन पे बात करने से मुझे नहीं लगता कोई टाइम है। हमें भी उतना ही बोलने का आजादी दीजिए जितना हम एक दायरे में रह के बोल सके। मेरी सरकार अच्छी, तेरी सरकार खराब वाली स्थिति में मैं नहीं आता हूं। मैं उस दिन समझ रहा था कि शायद मेरे ख्याल से अभी जैसा कि बीजेपी के नेता ने कहा कि माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, मैं भी यही मान रहा था, खत्म हो गया। लेकिन जब एमएलसी का चुनाव होता है, ध्यान दीजिएगा अभिषेक जी, आपके दर्शक भी ध्यान दें, तो बनारस जहां प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां जानते हैं कौन जीतता है? एक माफिया एमएलसी का चुनाव जीतता है, बीजेपी हार जाती है। सपा तो वैसे ही हारी थी, कांग्रेस तो वैसे ही हारी थी। जब जौनपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है तो सपा हार गई, चलिए हम विपक्ष में थे, हार गए, बीजेपी वहां हार जाती है, वहां माफिया जीतता है। तो माफिया तो जीतता है तो जिंदा है, माफियागिरी तो उत्तर प्रदेश में जिंदा है। जब प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी हार रही है माफिया से, तो माफियागिरी जिंदा है। लेकिन चर्चा इस विषय पे नहीं है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। समय कम है, दो बहनों की रेप के साथ हत्या होती है। मैं एक लाइन में बात खत्म करता हूं। मैं ये समझता हूं कि जिस लखीमपुर में अगर ये सरकार कोई बड़ा कदम उठा लेती तो वो एक क्राइम का हब न बनता लखीमपुर, क्योंकि वहां 5 किसानों की हत्या के बाद कार्रवाइयां नहीं होती, गिरफ्तारियां नहीं होती, इस्तीफे नहीं होते, जेल सजा नहीं होती है। हमारे पास बहुत सीमित है, आप सभी ट्रायल होता है, सब होती है, तब जाके उस पे। तो दलित अपराध जो बढ़ते चले जा रहे हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राजस्थान में भी, और देश के कई अन्य राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं। एनसीआरबी का आंकड़े उठाकर देखें तो सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश आता है, उसके बाद बिहार और उसके बाद राजस्थान। अगर आप सरकार, जाति और धर्म से हटकर देखेंगे तो आज भी समाज का एक तबका उत्पीड़ित हो रहा है, और इनके उत्पीड़न से जुड़ी जो तमाम मूल समस्या है उन पर चर्चा नहीं हो रही है। ऊपरी तौर पर इस पर बहस होती है, लेकिन मूल तत्व तक नहीं पहुंचा जाता, और यही कारण है कि लगातार इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। एक सामाजिक व्यवस्था जिसमें एक बड़े सुधार की जरूरत है, इसका बीड़ा कौन उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।